नमस्कार व्यूअर्स। करीब 25 साल पहले एक फिल्म आई थी वजूद, जिसका एक मशहूर डायलॉग है कि डेस्टिनी बहुत बेरहम होती है। यह अपने दोस्तों से मुंह फेरने और दुश्मनों से बात करने पर मजबूर कर देती है। और यह भी डेस्टिनी ही है कि यह दमदार डायलॉग बोलने वाले शानदार अभिनेता नाना पाटेकर आज हमारे बीच मौजूद हैं और इनकी असली पहचान क्रांतिवीर वाली है। लेकिन आज हमारे साथ एक और क्रांतिवीर है जिन्होंने अपनी फिल्मों से क्रांति छेड़ दी है। कश्मीर फाइल जैसी शानदार फिल्म बनाने के बाद इन पर चौतरफा वार हुआ, पलटवार भी हुआ। ये विपक्ष के नेताओं के सीधे डायरेक्ट निशाने पर आ गए। अपनी ही इंडस्ट्री के लोगों ने इन पर सवाल दाग दिए और तो और इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्हें कोसने की एक मुहिम शुरू हो गई। लेकिन मिशन मोड में रहने वाले विवेक अग्निहोत्री अपने नए मिशन द वैक्सीन वॉर के साथ एक बार फिर एक नया धमाका करने को तैयार है। और यह उस दौर की बात है जब पूरी दुनिया एक अदृश्य दुश्मन के सामने रेंगने लग गई थी, रोने लग गई थी, मायूस हो गई थी। और जैसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का था, उसके बारे में सोचकर भी हर हिंदुस्तानी के जहर में सिरहन आज भी होती है। लेकिन देश के डॉक्टर्स ने, रिसर्चर्स ने, वैज्ञानिकों ने यानी साइंटिस्ट ने भारत को ना सिर्फ इस महामारी की मझधार से बाहर निकाला, बल्कि रिकॉर्ड वक्त में मुझे, आपको, हम सबको वैक्सीन बनाकर सुरक्षित तक कर दिया। हमारा भविष्य भी सुरक्षित कर दिया। आज भारत के उस संघर्ष को फिल्म द वैक्सीन वॉर के जरिए पर्दे पे उतारने वाले विवेक अग्निहोत्री और साथ ही हमारे साथ एक और ऐसी नेशनल अवार्ड विनर आर्टिस्ट है जिन्होंने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक कई दमदार भूमिका निभाई है। मेहमान मेरे साथ आज तीन बेहद खास हैं। नाना जी आपका अभिनंदन है, पल्लवी जी आपका अभिनंदन है, विवेक जी आपका अभिनंदन है। विवेक अग्निहोत्री, पहले तो शिकायत इस बात की, आप अननेसेसरी इतना बड़ा पंगा क्यों ले लेते हैं और क्या आपको पंगेबाजी में पड़ने का शौक है? क्योंकि एक सामान्य कॉमेडी फिल्म बनाइए, सामान्य रोमांटिक फिल्म बनाइए, वैक्सीन वॉर क्या बनाने की जरूरत पड़ गई आपको? नहीं, पंगा, अब अगर कोई जवान है और सीमा पे जाके दुश्मनों से लड़ता है तो वो पंगा नहीं है, वो उसका कर्तव्य है। अगर डॉक्टर ऐसी महामारी के वक्त में लोगों की सेवा करता है, साइंटिस्ट वैक्सीन बनाते हैं, तो ये उसका कर्तव्य है। मैं भी पहले, मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो पर्पज़ है लाइफ का, वो ये है, मुझे ऐसा लगा कि भारत का जो सिनेमा है उसे भारत की कहानियाँ भारतीयों तक तो पहुँचानी चाहिए, बल्कि सारे विश्व तक पहुँचानी चाहिए। ये जो काल था 1.5-2 वर्ष का, ये इसमें सब ने मायूसी हो गई थी, सब ने सोच लिया था कि भाई ये देश तो ख़त्म ही हो जाएगा। और इसका फ़ायदा उठाया वैक्सीन, जो फार्मा लॉबीज जो वर्ल्ड की होती हैं, उन्होंने कहा किसी तरह से अगर भारत में डर का माहौल बना दिया जाए। क्या फ़ायदा उठाया? अगर आपको 2 लाइन में बताना हो तो फ़ायदा क्या उठाने की कोशिश कर रहे थे? फ़ायदा ये उठाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसा होता आया है 70-75 साल से, हमेशा से जो आया है कि भारत को अपनी वैक्सीन बेची जाए। और उसके लिए भारत का जो इंटरेस्ट है, देखिए सिक्योरिटी सिर्फ सीमा पे नहीं होती है, सिक्योरिटी तरह तरह की होती हैं। तो भारत का जो हेल्थ इंटरेस्ट है, और भारत हर समय हेल्थ सेक्टर में गरीब बना रहे, उन पे आश्रित हो जाए, इसको लेके एक मुहिम चलाई गई, जिसमें बहुत अफसोस की बात है कि कुछ भारत के लोग भी शामिल हो गए। नाना पाटेकर जी, मैं आपके पास आता हूँ। आपकी आखिरी फिल्म आई थी इट्स माय लाइफ, और उसके बाद द वैक्सीन वॉर में आप दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर बहुत सारा क्रिटिसिज्म होगा, मतलब वो शुरू हो गया है अभी। वो एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर बड़े वाद विवाद होंगे। आप भी तो कोई रोमांटिक फिल्म कर सकते थे, आप कॉमेडी कितनी अच्छी कर लेते हैं, एक्शन भी कर लेते हैं, मतलब वर्ड्स वाला एक्शन मैं बोल रहा हूँ, कर लेते हैं, वो कर सकते थे, फिजिकल भी कर लेते। तो फिर ये वाला ये क्यों करने की जरूरत पड़ी? जिस तरह की फिल्म है, मुझे लगता है हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहेगा। मैं सच कहता हूँ कि 10 कमर्शियल फिल्म करने के बजाय मैं एक ऐसी फिल्म करूँ तो मुझे ज़्यादा सुकून मिलेगा। अब जाके मैं मेरी ज़िंदगी में कितनी फिल्म करूँगा? अब आई एम 73 नाउ, तो कितनी करूँगा? और 4, 5, 6, 10, उसके बाद तो थक जाएंगे हम। थकने के पहले वापसी की राह पर जब मेरे सामने ऐसी फिल्म आती है तो मैं क्यों ना कहूँ। और मुझे जो रोल दिया, जब उसने कहा कि एक नाना इसमें एक लाइन है, मैंने कहा मैं हमेशा मेरे डायरेक्टर को पूछता हूँ कि मेरे पास क्यों आया तू, दूसरा कौन है अगर मैं ना कहूँ तो नहीं, तू ही करेगा। तो मैंने कहा क्यों?
तो उसमें एक लाइन है, इंडिया कैन डू इट। वो जिस कन्विक्शन से तुम बोलोगे नाना, दूसरा कोई मुझे नज़र नहीं आता। मैंने कहा मैंने कर दी। पल्लवी जी, आपके पास मैं आता हूँ। ताशकंद फाइल्स बनाई आपने, फिर कश्मीर फाइल्स आई, अब ये आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक मिशन मोड पे काम कर रहे हैं और लाख लोग झुकाने की कोशिश करें लेकिन झुक नहीं रहे हैं। इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, क्या कहती हैं आप? तो कभी डर लगता है? डर का वक्त निकल चुका है। अभी तो एंकर्स को बैन करा है, हो सकता है कुछ दिनों बाद कुछ एक्टर्स को भी बैन कर दें, हाँ कुछ जी। प्रोड्यूसर्स को भी बैन कर दें, ये हो सकता है। बिल्कुल। आप देखिए, आप बैन के बावजूद आपका शो इतना अच्छा चल रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है बैन से? तो आपका जो काम है आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, वैसे हम भी करते रहेंगे। जी, मेरा एक काफ़ी ट्रोलर जो है वो एक्टिव हो गए हैं। मैं ट्रोलर्स की बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ये एक सवाल जहन में उठता है। वो एक्टिव हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये एक एजेंडा है, ये एक प्रोपेगेंडा है, और ये प्रोपेगेंडा जो है वो सरकार के पक्ष के लिए प्रोपेगेंडा है। इस पे विवेक जी आपकी राय को, क्या यू थॉट अबाउट दिस फिल्म? तो सरकार के हमारी दुश्मन है क्या? हम ही तो चुनते हैं। डेमोक्रेसी हमारी, हमें जो लगता है जो हमारे हित में काम करेगा, जो भारतवर्ष के भारतीय लोगों, भारतवासियों के लिए भारत के हित में काम करेगा, जो भारत की रक्षा कर सकता है, कोविड जैसी मुसीबत आए उसमें जो हमें बचा सकता है, जो पूरे दुनिया में जाके भारत का झंडा गाड़ सकता है, उसी को तो हम सरकार में बैठालते हैं। हम कुछ चोर मक्कारों को तो नहीं बैठालते। पहले तो ये तय कर लिया जाए भाई, ये लोग लोकतंत्र के बड़े वो मसीहा हैं ना, ये लोग तो हमेशा लोकतंत्र की बात करते हैं। तो लोकतंत्र पे जिसका विश्वास है उसको सरकार कुछ गलत करे तो आप गाली दो सरकार को। लेकिन अगर सरकार ने 130 करोड़ लोगों की जान बचाने का काम किया और 101 देश में, बड़ी बात क्या है इसके अंदर? सरकार ने ये इतना बड़ा काम क्या कर दिया? क्योंकि दूसरी तरफ से कहा जाता है पोलियो की भी तो वैक्सीन बनी है इस देश के अंदर। अगर इतना बड़ा काम नहीं था तो लोग टूल किट ले लेके, पैसे ले लेके भारत के दुश्मन क्यों बने हुए थे? भारत के ही लोग। जी, इस पर विषय पर आप क्या कहना चाहती हैं कि यू आर ट्राइंग टू हेल्प मोदी? ये जो क्रिटिकल अप्रोच है कई लोगों की, आज आप देखिए भारत में जितनी भी अच्छी चीजें हो रही है जी, वो सब सिर्फ मोदी जी के लिए ही हो रही है। भारत का हर आदमी, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है अपनी जीवन में कि किस तरह से मोदी जी को खुश किया जाए। ऐसी कुछ छवि बना के रखी है कि जैसे हमें अपनी ज़िंदगी, हम अपना जीवन जीना हमने छोड़ दिया है और सब लोग बस इसी में लगे हैं कि किस तरह हम अपने प्रधानमंत्री जी को खुश करें। तो हर अच्छी चीज़ जो देश में हो रही है वो सिर्फ एक आपका डायलॉग है कश्मीर फाइल्स के अंदर, बड़ा फेमस हो गया है और वो मतलब आजकल हर जगह वो डायलॉग बोला जाता है। मैं अपने कार्यक्रम में 4-5 बार यूज कर चुका हूँ। वो है कि सरकार इनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है जी। तो इसका तात्पर्य क्या है? आज जरा आप खुद ही बता दीजिए दर्शकों को कि सरकार इनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। वो जिन्होंने लिखा है उन्हीं से पूछ लीजिए आप। चलिए आप ही पूछिए विवेक जी। मैं आपको, देखिए ताशकंद फाइल्स देखिए आपने ना? बिल्कुल देखिए, वो मित्रों की किताब है, केजीबी के डायरेक्टर की किताब है। उसमें चैप्टर है इंडिया फॉर सेल। उसने कहा उस वक्त में जर्नलिस्ट लोग, इंटेलेक्चुअल्स लोग, हिस्टोरियंस और आईएएस ऑफिसर, इवन मिनिस्टर्स, मित्रों की इन फाइल्स में काफी कुछ लिखा हुआ है। अरे इंदिरा गांधी जी की सरकार के खुद के मिनिस्टर्स, Yes. उनके सबके नाम लिखे, प्रूफ लिखे, सूटकेसेस लिखे, वही लोग देश के इंटरेस्ट को बेचने में लगे हुए थे। तो आज आप बताइए, कोविड के वक्त में भारत के ही इंटरेस्ट को बेचने जो लोग ये कोशिश कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाएं ताकि हमारा दुकानें चलती रहें, फायदा हो, वो सिस्टम के अंदर भी तो थे वो लोग। नाना जी, जब आपने ये फिल्म करी तो आपको रियलाइज हुआ कि एक तो कोविड से जनता जंग लड़ रही थी और सेकंड फेज, कोविड का जो सेकंड फेज था, हमने भी अपने बहुत करीबियों को खो दिया। बहुत ही दुखद फेज था इस देश के लिए। ईश्वर ना करे किसी भी मुल्क के में इस तरह की दिक्कत आए, पूरी दुनिया में ही दिक्कत थी। लेकिन आप सोच सकते हैं एक सरकार पर कितना दबाव होगा। एक तरफ उसके नागरिकों की जान जा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दूसरी तरफ विदेश से वैक्सीन मंगाने का प्रेशर हो रहा है। तो कितनी मुश्किल वो कॉल रही होगी, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? हालांकि इसमें वो जो अभी जो सवाल उठा कि विदेश से क्यों नहीं लाई, हमने वैक्सीन मंगाई नहीं, हालांकि वो पोर्शन हमारा कट हो गया है। हाँ, कम फिल्म में, हाँ कम हो गया। तो वैसे ज़बरदस्ती तो थी, प्रेशर था कि वो क्यों नहीं मंगाते जब तक आप नहीं बनाते, तो वो तो था प्रेशर। लेकिन जैसे कि अभी पहले इंटरव्यू में विवेक ने कहा कि वैक्सीन बनाना अपने आप में इतना बड़ा कदम था, अगर हम फेल हो जाते तो बहुत कुछ भुगतना पड़ता।
तो उस वक्त आप क्या बोलते? तो वैक्सीन बनाने का जो जिम्मा लिया, जो हमने डिसाइड किया, वो अपने आप में इतना बड़ा कदम रखा था मोदी जी ने, या सबको, जिसमें आपको फिल्म में पता चलेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते एक अलायंस है जो कि उसका नाम है इंडिया अलायंस, उसने सनातन का विरोध करना शुरू कर दिया है। और ये इसलिए मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप तीनों जागरूक नागरिक हैं। सनातन का विरोध, और ये वही लॉबी है जो इस फिल्म का भी विरोध करेगी। सनातन का विरोध क्या मोदी का विरोध है? अब कल को कोई कहे मैं सूरज का विरोध करता हूं, कोई कहे मैं धरती का विरोध करता हूं, मैं हवा का विरोध करता हूं, ये दुनिया इतने साल से चल रही है। उसका सनातन का मतलब होता है जो अनंत है, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, वो एक सत्य है, राइट। उसका विरोध करने से तो वही आदमी छोटा बनता है, उसका कोई अर्थ नहीं है बिल्कुल भी। पूरा भारत आज एक नए दृढ़ निश्चय के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है, और ये लोग चाहते हैं भारत लड़खड़ाता रहे। मैं पल्लवी जी आपके पास आता हूं क्योंकि सनातन की बात हो रही थी। आप, एक सवाल मेरा है, आप खुद सनातनी अपने आप को मानती हैं? सनातन का पहले डेफिनेशन बताऊं। सनातन का मतलब है जो भारतवर्ष में रह रहा है वो सब सनातनी है? नहीं, जो प्राचीन काल से जो चलते आया है जी, वो गलत कैसे हो सकता है? मेरे माँ, उसके पिताजी, उसके वो, हमारे वो सब प्राचीन है, वो सब गलत था। जो संस्कार है वो गलत है, मेरे समझ में नहीं आता। अपनी ही माँ के अगेंस्ट अगर कोई बेटा बोलता है तो आपको मतलब क्या कर सकते हैं आप उसको? लाइटर नोट पे एक बात बोल सकता हूँ, यानी इसको कोई बहुत वो नहीं करे, लेकिन सवाल उल्टा सनातन पे बाद में बात करेंगे। पर स्टालिन साहब ने बोला है ना, ये नहीं, काफी लोगों ने बोला है, पर शुरू वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के सपुत्र ने बोल दिया, स्टालिन ने बोल दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोल दिया, श्री रामचरितमानस को लेकर नफरती ग्रंथ है, पोटेशियम साइनेट है, इस तरह के शब्द बोले गए हैं। ब्रह्मा जी को लेकर किस तरह के शब्द बोले गए हैं। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी चलूं तो एक एजेंडा चल रहा है, जिसमें सनातन के खिलाफ, भारतीय धर्म ग्रंथों के खिलाफ, श्री रामचरितमानस के खिलाफ। थोड़ा लाइटर नोट में एक बात कहता हूं, शुरुआत इसकी स्टालिन साहब के स्टेटमेंट से हुई थी, शुरू वहां से सारा का सारा हुआ। एक्चुअली आप लोगों को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि ये नाम स्टालिन कैसे रखा गया आपका, है ना। जैसे कोई हिटलर रख ले, स्टालिन आप जानते हैं ना कौन था स्टालिन? मास मर्डरर था, राइट। लाखों लोगों को उसने मास ग्रेव्स में मरवा के डलवा दिया था। तो कई बार क्या होता है कि नाम जैसा आदमी का होता है ना, आदमी वैसा सोचने भी लगता है। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो पहले तो इस विश्व में स्टालिन नाम कौन रखता है ना। तो पहले मैं होता अगर, तो मैं उनसे यही कहता कि भाई साहब, एक भारत की महानता देखिए, अमेरिका में हिटलर नाम रख के आप क्या राजनीति कर सकते हैं? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। क्या आप ओसामा बिन लादेन अपना नाम रख के किसी भी दुनिया के देश में जाके राजनीति कर सकते हैं? लेकिन आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं, इस देश के अंदर ओसामा बिन लादेन का एक रेप्लिका बनाकर एक पॉलिटिकल पार्टी वोट मांग चुकी है। मैं जानता हूं इस देश के अंदर, बिहार के अंदर। बिल्कुल, यही एकमात्र विश्व की डेमोक्रेसी है जहां पे स्टालिन नाम रख के आप एक राज्य के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। इससे अधिक टॉलरेंट, इससे अधिक सहिष्णुता जो बोलते हैं हम लोग, टॉलरेंस, इससे ज्यादा इंक्लूसिविटी वर्ल्ड की किस डेमोक्रेसी? अरे जिस देश के अंदर बाबर रोड हो जाए, औरंगजेब रोड हो जाए, आज के दौर में भी कोई अपने बच्चे का नाम तैमूर रख ले, आप क्या करेंगे? तो हम, यानी ये तो हमारी महानता है, यही तो सनातन है, ये सच्चाई तो मानता है। इसमें कुछ भी अपनी तरफ से ऐड करके नहीं बोल रहा। नाना, बाबर रोड हमारे यहाँ है, औरंगजेब रोड हमारे यहाँ है, तुगलक रोड हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ आज की देखो, इंडिया नाम भी उन्होंने आके रखा ना जी। तो उसके पहले हमारे ये आए, मुगल आया, तब वो ये हमारे जो नाम जो है, तब से हम जानते हैं ना। तो सब जैसे जैसे बदलाव आएगा तो वैसे वैसे नाम बदलेंगे। अब मेरा नाम आपको भी नहीं मालूम ना, मैं भी भूल गया। नाना पाटेकर, नाना ही है। अब नाना का मतलब क्या है? मैं हर फिल्म को ना बोलता हूँ, इसलिए मैं ऐसी फिल्म कभी आती। लेकिन ये जो भारत और इंडिया वाले नाम की है, मैं इस पर आपकी राय चाहता हूँ। ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया, तो बहुत बड़ा एक तबका खड़ा हो गया। इंडिया को छोड़ के भारत पे कैसे चले जा सकते? इत्तेफाकन अभी बात ऐसी हो गई कि ये जो इंडिया जो अभी प्रॉपर्टी का जो अलायंस हो गया है, उसकी वजह से हो गया। हालांकि उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है।
भारत तो हम पहले से भारत ही तो आपको बोलते हैं। पसंद क्या है ज्यादा, इंडिया पसंद नहीं, मैं भारत ही बोलता हूँ, मैं कभी इंडिया बोलता ही नहीं। मेरी नहीं ना जुबान ना, शायद आप ये बात, आपको तो शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एज अ व्यूअर मैं आप बोल रहा हूं कि आप बहुत बड़े स्टार हैं इस देश में। आपके जैसा व्यक्तित्व, आपने जिस तरह की फिल्में करी हैं, आपने जिस तरह की अदाकारी करी है, ये वाकई एक आम आदमी को प्रेरित करती है कई विषयों के अंदर। और मैं विवेक अग्निहोत्री सामने बैठ रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहा, कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाकर इन्होंने, विवेक अग्निहोत्री ने एक इतना बड़ा मैसेज दिया है इस देश को, और वो फिल्म का हिट होना कोई सामान्य नहीं था। वो पहली फिल्म थी कोविड के बाद जिसको दर्शक देखने गए, और जिसको मैं एक रियल हिट बोलता हूं बॉलीवुड इस पूरे सिनेमा की, क्योंकि उसमें कोई फर्जी बुकिंग नहीं थी। और इसका मैं कारण आपको बताता हूं, परिवार के परिवार, नाना पाटेकर जी, परिवार के परिवार वो फिल्म देखने गए। एक पूरा मैंने हॉल्स को बुक होते हुए देखा, एक फेस्टिवल मूड की तरह कि हाँ आज हमने ये फिल्म देखने जानी है। मोहल्ले के मोहल्ले देखने गए, ये कोई सामान्य नहीं थी, वो एक मास मूवमेंट बन गया था। और वो मास मूवमेंट इसलिए बना था क्योंकि ये देश बदल गया है। कोई कहता था ना पहले कि ये देश बदल रहा है, ये देश बदल रहा है, लेकिन ये देश बदल चुका है। इस देश के अंदर अब सच सुना जाता है, और जो सच बोलने की कुव्वत रखता है उसको ऑडियंस मिलती है। नाना पाटेकर जी, ये इस देश की सच्चाई है जो बीते 2-2.5 सालों के अंदर हम सब ने देखी है। आप देखिए किस तरह से हमने एक बड़ा बदलाव देखा है हर जगत के अंदर, चाहे वो क्रिकेटिंग वर्ड हो, चाहे वो सिनेमा का वर्ड हो, चाहे वो न्यूज मीडिया का वर्ड हो, और चाहे वो अदाकारी का वर्ड हो। हमने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? ये जो बदलाव आया है समाज के पीढ़ी अंदर, बदलेगी वैसे बदलाव आएगा। मेरे ज़माने के जो लोग थे, पहले लोग डरते थे नाना, अब थोड़ा खुल के बोलने लगे। नहीं, मुझे डरते नहीं थे, हमारे पास इतने माध्यम नहीं थे। एक आपकी किताब आई थी अर्बन नक्सल, और प्रधानमंत्री ने भी इस शब्द का इस्तेमाल करा है इसी हफ्ते एक पॉलिटिकल रैली के अंदर। तो आपकी राय में अर्बन नक्सल कौन है? ये अच्छा आपने एक सवाल किया। आज जो अर्बन नक्सलिज्म, ये पूरा ये पॉलिटिकल साइंस है, ये कोई ऐसा नहीं मनगढ़ंत बात। जो रेड मनी है जो चाइना की तरफ से आता है, और जो ग्रीन मनी है जो कि अफगानिस्तान की तरफ से आता है, और उस पैसे से भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, जिन लोगों को यूज किया जाता है, वो अर्बन नक्सल्स है। वरना आप ही मुझे बताइए, वैक्सीन तो सबने लगवाई है, वैक्सीन से ही हम बचे हुए हैं, वैक्सीन के ही कारण हम आमने सामने बैठे हुए हैं, तो फिर ये लोग वैक्सीन का विरोध क्यों करते हैं? एक डिवाइड क्रिएट हो गया है, और वो डिवाइड है, आप और पल्लवी जी और विवेक जी इसको लाख बना करें, एक साउथ और बॉलीवुड के बीच में एक डिवाइड क्रिएट हुआ है। और वो डिवाइड ये है कि साउथ की फिल्में थोड़ी चल रही हैं, और बॉलीवुड की फिल्में उतनी नहीं चल पाई। तो वो डिवाइड क्यों आया, किस लिए आया, और इसकी वास्तविकता क्या है? नाना जी, आप इस पर कुछ बोलते हैं? नहीं, एक अलग किस्म से बाहुबली से हम शुरुआत करते हैं। एक अलग तरीके से एक फिल्म का निर्माण किया गया, तो इमीडिएट हमको एक कुछ अलग देखने को मिला, तो वो फिल्म एकदम बहुत सी चल गई। फिर उस पैटर्न पे बाकी की कुछ फिल्में आई, तो उस वक्त उनको जो लिफ्ट मिला, तो उस वक्त बॉलीवुड में उसका इतना बड़ा बोलबाला हो गया, तो कुछ फिल्में दब गई। तो वो एक टेम्पररी फेज था। पर आपको लगता है वैसे डिवाइड है इस? नहीं, कैसे डिवाइड है? अभी हमने काला में काम किया रजनी साहब के साथ जी, तो अभी वहाँ काम करते हुए मुझे लगता है कि इतना बेहतरीन माहौल था, तो हमने वो पूरी की पूरी फिल्म हमने तमिल में मैंने खुद डब की। ये डिवाइड नहीं था। क्या था कि जब फिल्म की बात होती थी तो सिर्फ बॉलीवुड की बात होती थी मेन स्ट्रीम में, लेकिन बाहुबली वगैरह जैसी फिल्में सडनली मेन स्ट्रीम में आ गई, तो उसके कारण थोड़ा इन लोगों ने, जो बंबई के जो लोग थे, वो थोड़े चिंतित होकर उन्होंने बोलना शुरू किया, और लोगों की नज़र में आ गया, अच्छा साउथ में भी इतनी बड़ी अच्छी फिल्में बनती हैं जो हम भी डब फिल्में देखते हैं। और दूसरा, लॉकडाउन के वक्त में जो डब फिल्में थी साउथ की, वो लोगों ने खूब दबा के देखी, इतनी ज़्यादा देखी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए वो चर्चा में आ गई। तो लोगों को लगा ऐसा भी कुछ है, डिवाइड कुछ नहीं है, सब भारत का सिनेमा है, भारतीय सिनेमा। वो वहाँ का जो कल्चर है ना जी, तो वो देखने में बड़ा मज़ा आया। आज भी वहाँ जीवित है वो, जो हमारे यहाँ हिंदी फिल्म से वो अब आजकल गायब हो गया। तो मुझे है साउथ की जो फिल्में, जो आप सारी RRR हो, चाहे वो बाहुबली, चाहे पुष्पा हो, इन सब में कॉमन मैन जीवित है। नहीं, साउथ की फिल्मों में आपको कॉमन मैन दिखता है, आम भारतीय विलन होगा, आम भारतीय होगा, और भारत की ही समस्या होगी।
बॉलीवुड में क्या हो गया कि एनआरआई मार्केट को केटर करने के चक्कर में उनमें से कॉमन मैन, कॉमन ईविल, कॉमन विलन को ही हटा दिया गया। नाना आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं उनको वही अभी बोल रहा था कि हमारा ये सामान्य जो हमारा जो आदमी था, इंसान था, वो हमारे फिल्म का हीरो था एक वक्त में, अब वो नहीं रहा। हमारे बलराज साहनी गायब हो गए, मोतीलाल जी गायब हो गए। हमारा स्टूडेंट ऑफ द ईयर भारत का स्टूडेंट नहीं है, वो किसी ऐसी जगह कोई का कॉलेज ही नहीं होता। अभी देखो ना, नया दौर का हमारा किसान था, गांव केड़े का था, यूसुफ साहब हमारे, तो वहाँ के थे। तो वो देखने में कितना मजा हुआ। और एक साइंस और इसके इसीलिए आप वैक्सीन वॉर जब तुम देखोगे तो आप देखिएगा सब आम महिलाएं हैं, तुम्हें अपनी माँ की याद आ जाएगी। मैं जो देखेगा उसको अपनी माँ की अगर याद ना आई, या लौट के अपनी माँ से उसने नहीं बोला कि माँ चलो मैं तुम्हें ये फिल्म दिखाता हूँ, तो मैं आप दोबारा बुलाइए, मैं आपको वादा करता हूँ ये जो फिल्म है ये भारत की माँओं को सेलिब्रेट करने वाली अपनी पहली तरह। मेरी माँ इस आपकी बात सुन के बड़ी खुश होगी। आपकी माँ को तो आप जरूर दिखाइएगा, आपको, और आपको भी गर्व होगा अपनी माँ के ऊपर। दो माँओं पे आपको गर्व होगा, अपनी माँ पे और भारत माँ पे। चलिए अब इस दौर में सियासत और थोड़ी सिनेमा की बात कर लेते हैं। आमिर खान को मैं कोट करता हूं, उन्होंने बोला कि उनको 2015 का बयान है ये कि किरण राव को और उनको भारत में पहली बार उन्होंने कहा कि क्या हमें देश छोड़ देना चाहिए। मेरे सामने किरण ने ये सवाल उठाया था। उनके मन में अपने बच्चों के लिए डर है, उसे देश में बन रहे माहौल से भय लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आमिर खान ने बोला, जब आमिर खान ने बोला उसके बाद कई अभिनेताओं ने, कई एक्टिविस्ट ने इस बात को बोला। क्या आपको भी लगता है नाना देश में डर का माहौल है? बिल्कुल, किसी ने कुछ देश छोड़ने की जरूरत नहीं, वो महफूज है यहाँ, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं होगा। आपको देश में डर का माहौल लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं अगला आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नसरुद्दीन शाह का एक बयान है, उन्होंने बोला था कश्मीर फाइल्स और गदर 2 और द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को मिल रही भारी सफलता परेशान करने वाली है। ये रिसेंटली उन्होंने इसी महीने परेशानी अच्छी है, ऐसी परेशानियां होती रहनी चाहिए, मैं तो कहता हूं और होनी चाहिए ऐसी परेशानी। कश्मीर फाइल्स का हिट होना या फिर केरल स्टोरी का हिट होना या गदर 2 का हिट होना क्या परेशानी की बात है नाना पाटेकर जी? आपको नहीं लगता? हालांकि मैंने 2 फिल्में देखी नहीं है, गदर मैंने देखी है, वो गदर एक अलग किस्म की फिल्म है, लेकिन ये जो दो दूसरी फिल्में बोली है मैंने देखी नहीं है। मैंने जानबूझ के इसकी कश्मीर फाइल नहीं देखी ताकि मुझे ये फिल्म करनी थी, तो मैंने कहा उसके पहले मैंने देखना नहीं चाहता जी। अब मैं आपके एक बहुत करीबी दोस्त की बात बता रहा हूँ आपको, वो है प्रकाश राज। वो कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने प्रकाश राज इनके दोस्त हैं बहुत अच्छे तो वो उन्होंने बोला कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से कर दी थी। मई 2023 का उनका बयान है। क्या व्हाट यू हैव टू से? देखिए, अब मैंने आपको बोला ना, ये बुझती हुई लौ है, ये दुकानें अब बंद हो गई हैं, ये हारे हुए लोग हैं। अब मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर नाना पाटेकर के लिए है, शाहरुख खान की तस्वीर आई है। नाना पाटेकर जी, हाँ। क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? बहुत अच्छा कलाकार है। इसकी पहली फिल्म मेरे साथ थी, राजू बन गया जेंटलमैन। अच्छा, रिलीज तो उसकी दूसरी हो गई, लेकिन पहली वन बहुत बेहतरीन कलाकार। मैंने उस वक्त, पूछ लो कभी शाहरुख को, उस वक्त मैंने कहा था तो बहुत बड़ा स्टार बनेगा। पहली फिल्म में मैंने उसको तभी रिसेंटली बात हुई आपकी शाहरुख खान? जब भी मिलता है, आज भी वैसे उसी तरह से मिलता है मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। और वो मेरा अपना है, मेरा छोटा है, तो मुझे उससे दिक्कत क्यों हो? चलिए अगली तस्वीर किसकी है देख लेते हैं, और वो विवेक अग्निहोत्री जी के लिए है, राहुल गांधी जी की। विवेक जी, अब आपको बोलनी है इन पे 2 लाइनें। हमारे घर में जब बहुत टेंशन का माहौल होता है कई बार जी, और लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं, खासतौर पर पल्लवी जब स्ट्रेस पे होती है, तो मैं राहुल गांधी जी की कोई स्पीच पल्लवी, उसका वीडियो पल्लवी को व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, और फिर हमारे घर में सब ठीक हो जाता है। हम लोग उसके बाद रात को बड़े आनंद से सोते हैं। देखिए पल्लवी जी भी मुस्कुरा रही हैं, नाना जी भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। जी, अच्छा चलिए अगली तस्वीर किसके लिए आ रही है? पल्लवी जी के लिए आ रही है। और वो किसकी तस्वीर है? वो कन्हैया कुमार की है। कांग्रेस के बड़े नेता हो गए हैं ये। अब बताइए, जिन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। जी, मैं इन्हीं की प्रोफेसर तो थी कश्मीर फाइल्स में इसीलिए आपको तस्वीर दिखाई है ये वाली। अरे वाह, अच्छा। हमारे प्रोड्यूसर अवनीश ने का काम है, पकड़िएगा उसको ब्रेक के बाद। जी जी बिल्कुल। क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं, अभी इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने ही बोल बोल के
जहां इनको पहुंचना था पहुंच गए हैं। इन्होंने डुसू में NSUI को 4 में से 3 सीटें हरवा दी हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। अब ऐसे प्रोफेसर होंगे तो ऐसे ही स्टूडेंट होंगे। जी अब अगली तस्वीर नाना पाटेकर जी के लिए प्रकाश झा की। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? बेहतरीन डायरेक्टर है। मुझे प्रकाश याद आया, आपकी राजनीति में जो एक्टिंग थी बड़ी जोरदार थी। अब राजनीति में आ कब रहे हैं? मैं हाँ। यार मुझे क्या है, तू अच्छा है तो मैं अच्छा बोलता हूँ, बकवास है तो बकवास बोलता हूँ। पार्टी के किसी के बारे में बोल दूंगा, दूसरे दिन मुझे घर में बिठाएंगे, तो बजाय उसके मैं यहाँ कभी ऑफर तो आया होंगे आपको बड़े? सबकी तरफ से आया। सबसे पहले ऑफर किसने दिया था? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, सबने दिए, सबने। अच्छा, 2024 में हम कुछ देख सकते हैं आपको? नहीं, मैं सिर्फ एक चाहूँगा कि अगर कुछ गलत होता है तो मैं उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा। मुझे ये सही नहीं लगता, मुझे ये सही लगता, ये मैं बोल दूंगा। तो उसके लिए अगर पार्टी में रहोगे तो तुम कर नहीं पाओगे। मतलब आप पार्टी टाइप का मटेरियल नहीं है? मैं मटेरियल ही नहीं हूँ। नहीं, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। कुछ भी मुझे लगता है कि मैं आम आदमी हूँ, तो मुझे तो आप पॉलिटिकल पार्टी में भी फिट नहीं है, बॉलीवुड की पार्टी में भी आप फिट नहीं है? मैं वहाँ जाके काम करके मैं निकल आता हूँ। पार्टी में नहीं जाते? मैं कहीं जाता अरे ही ये बहुत दूर रहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पहुंचना ही असंभव है। मल्हार पाटेकर, ऐसा बेटा होना। एक दूसरा बेटा मेरा सामने बैठा है जी, इनको बुला ले। आइए। प्रसाद, यही है। जी। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे ऐसे बेटे हैं जी। बस इससे और कुछ भगवान के पास कुछ मांगना ही नहीं है। देखिए, ये उनके दूसरे बेटे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? मैं कौन नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? ग्रेटेस्ट फादर। चलिए, हमने आपको सडनली बुला लिया, थैंक यू सो मच आने के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चे हो तो मुझे और कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं है। अगली तस्वीर आपके लिए विवेक जी, और ये आपको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। उमर अब्दुल्ला, ये अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर रहे हैं और करते रहें इसी तरह से। शेख अब्दुल्ला जी, फ़ारूक साहब के बाद उमर जी हैं। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को अब ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है। अब ये सत्य है, इससे लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड वेरी वेरी नाइस चार्मिंग मैन। मैं एक्चुअली उमर साहब की पर्सनैलिटी जो है उसका बड़ा वो हूँ, लेकिन अब इनको वो अलगाव वाली, सेपरेटिज्म वाली पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। अगली तस्वीर इरफान खान की। अब ये नहीं रहे यार, इरफान मेरा इतना, हमने सलाम बॉम्बे में काम किया था बहुत पहले, और सुतापा उसकी जो बीवी है मुझे हमेशा कहती थी कि नाना यार वो इरफान का नाम बता दो कहीं ऐसे उसको अच्छे काम मिले। मैंने कहा वो अपने बलबूते पे बहुत बड़ा हो जाएगा सुतापा, तो फिक्र मत कर, इतना बड़ा हो जाएगा। तो मुझे जब मिला था, मैं जाने से पहले जब उनका डिटेक्ट हुआ था कैंसर, तो यार ये मैं बात कहूँ ना कहूँ, बोल तो मुझे क्या कहा था, यार अगर गुजर जाऊँ तो मेरे वहाँ उधर वो रात रानी का पौधा लगा देना। और मैं सच कहता हूँ कि मैंने वो पौधा बना के रखा है जी। मैं आजकल बम्बई में रहता नहीं, और मैं लगाऊंगा वो पौधा। तो मेरा बहुत अच्छा, आप इमोशनल हो गए, और बहुत बड़े स्टार थे ये, और इसमें बहुत अच्छा, बहुत इंसान भी बहुत अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा था। ऐसे दोस्त होना बहुत सौभाग्य की बात है हमारे यहाँ। हमको कभी महसूस ही नहीं होता कि हम किस जात धर्म के। हमारी कलाकारों की एक ही जात है, हम कलाकार हैं बस। अभी हमको कभी कभार, अभी हमारी उम्र होने के बाद अगर हमें हमारा धर्म याद आता है, जाते याद आती है, तो गलत है। कहाँ उम्र हुई है नाना? अभी आपको बड़े सारे मेरी नहीं, मैं बाकी लोगों की, मेरी तो कभी होने वाली नहीं। मैं 18 का हूँ, वहीं अटका हूँ अभी मैं, इसलिए वोटिंग को जाऊंगा तो कहाँ कौन सा अभी इधर टिका लगेगा मालूम नहीं है। जी। चलिए, आखिरी तस्वीर आ रही है, वो विवेक जी आपके लिए है, और वो है प्रकाश राज की। ये छोड़ने नहीं वाले आपको पीछे। नहीं, अच्छा है, चलिए ठीक है। प्रकाश राज जी भारत के जो बहुत अच्छे विलेन हैं भारत के, उनमें से एक हैं, और आज की तारीख में मेरे ख्याल से काफ़ी, हाँ विवेक नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा, विलेन का ही रोल करते हैं। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आदमी जो अपने जीवन में है उसको अपनी कला में ले आए, और कला और जीवन एक ही हो जाए। उससे अच्छा क्या हो सकता है?
तो फिलहाल इस खास एडिशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज हमने एक ऐसा संवाद किया है जो आपके लिए भी यादगार होगा और वाकई महत्वपूर्ण भी होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।